बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के बाद हमारा जो नया टॉपिक है वो है प्रकाश का अपवर्तन। तो देखो, समझते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तल पर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। मतलब कि हमारे पास एक कोई पारदर्शी माध्यम है जिसमें कोई प्रकाश प्रवेश कर रहा है, तो होगा क्या, वो जब भी वो उस अपवर्तक पृष्ठ से आगे बढ़ेगी तो वो अपना मार्ग बदल देगी। मतलब कि वो या तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी या तो अभिलंब से दूर हो जाएगी। अभिलंब क्या होता है, उस अपवर्तक पृष्ठ के लंबवत एक तल होता है जिसको हम अभिलंब कहते हैं। ये काल्पनिक रेखा होती है जिसको हम अभिलंब कह रहे हैं। इस अपवर्तन का कारण क्या है, इसको समझते हैं। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका वेग बदल जाता है। जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगी तो उसका वेग कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। और अगर प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो वो अभिलंब से दूर हो जाएगी क्योंकि उसका वेग बढ़ जाएगा। अब सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है। किसी माध्यम में अगर पदार्थ के जो कण है वो दूर दूर है तो वो विरल माध्यम होगा, और अगर पदार्थ के जो कण है वो पास पास है तो वो सघन माध्यम होगा। सघन माध्यम मतलब कि घना, और विरल माध्यम मतलब कि जिसमें जो घनत्व है वो क्या होगा, कम होगा। तो जब भी मान लो हमारी वायु और हम कांच और हम पानी की बात करें तो वायु क्या होगी, विरल माध्यम होगी, और जो कांच और जो पानी है वो क्या माध्यम हो गया, वो क्या माध्यम हो जाएगा, वो हमारा सघन माध्यम हो जाएगा। ठीक है। तो जब भी वो सघन से विरल की तरफ जाती है प्रकाश किरण तो वो अभिलंब की तरफ आएगी, और अगर वो सघन से विरल माध्यम की तरफ जाती है तो वो अभिलंब से दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं हम आगे अपवर्तन के नियम की। अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। हमारा जो आपतित किरण होती है, हमारा जो अभिलंब होता है और हमारी जो अपवर्तित किरण होती है वो तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे स्नेल के अपवर्तन का नियम कहते हैं। अब देखो, आपतन कोण क्या होता है और अपवर्तन कोण क्या होता है। आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे हम आपतन कोण कहते हैं, और अपवर्तित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है हम उसे अपवर्तन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण की ज्या मतलब कि साइन आई, और अपवर्तन कोण की ज्या मतलब कि साइन आर। साइन आई और साइन आर का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है। ये नियम है स्नेल का। अब जो नियतांक होता है वो नियतांक क्या होता है, वो जो नियतांक होता है वो होता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक मतलब मान लो हमारा जो दूसरा माध्यम है वो है पानी, और जो हमारा पहला माध्यम है वो है वायु मान लेते हैं हम। ठीक है। तो दूसरे माध्यम के पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अगर अपवर्तनांक निकालना हो तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा, 1μ2 या फिर μ21 बराबर साइन आई बटेवा साइन आर। ये यहाँ पे जो μ21 है वो है आपका नियतांक। तो ये है आपका स्नेल का नियम। यदि जो हमारा पहला माध्यम वो है निर्वात और दूसरा माध्यम कोई भी हो, दूसरा माध्यम हमारा वायु हो सकता है, हमारा कांच हो सकता है, पानी हो सकता है, तो अगर हम पहले माध्यम के सापेक्ष किसी दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को निकालते हैं तो उस अपवर्तनांक को बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब देखो, हम यहाँ से वेग भी निकाल सकते हैं अलग अलग माध्यम में। किसी माध्यम के हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक को प्रकाश के हवा में वेग एवं प्रकाश के उस माध्यम में वेग के अनुपात को दर्शाते हैं। इसका मतलब ये है कि देखो, प्रकाश का हवा में वेग अगर v1 है और प्रकाश का माध्यम में वेग अगर v2 है तो इन दोनों का अनुपात भी अपवर्तनांक को परिभाषित करेगा। इन दोनों के अनुपात से हम अपवर्तनांक को आराम से निकाल सकते हैं। अपवर्तनांक किस किस बातों पर निर्भर करता है, अपवर्तनांक माध्यम की प्रकृति, घनत्व, प्रकाश कौन से रंग का है या कौन से तरंग दैर्ध्य का है उस पर निर्भर करता है। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है और लाल रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे कम होता है। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है।
और हम सब जानते हैं कि निर्वात में उस प्रकाश का वेग होता है वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब देखो अपवर्तन के कुछ उदाहरण भी है, उसको हम समझते हैं। सबसे पहला उदाहरण, पानी से भरी ग्लास में रखी पेंसिल का मुड़ी हुई दिखाई देना। देखो इसको हम पढ़ते हैं। पानी से भरे गिलास में डूबी पेंसिल से प्रकाश का जो भाग नेत्र तक पहुंचता है वह पानी के बाहर वाले भाग से आने वाले प्रकाश से भिन्न दिशा में आता हुआ प्रतीत होता है। अतः पेंसिल दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तल पर मुड़ी हुई दिखाई देती है। आपने घर पे प्रयोग कभी किए होंगे कि अगर नहीं किए तो इसको आज करके देखना कि अगर हम जब भी किसी पेंसिल को पानी के अंदर डालते हैं तो वो कुछ मुड़ी हुई दिखाई देती है। इसका मतलब क्या हो रहा है, पानी से आने वाला जो प्रकाश है या फिर उस पेंसिल से आने वाला जो प्रकाश है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाएगा। तो होगा क्या, जब सघन से विरल माध्यम की तरफ जाते हैं तो अभिलंब से दूर हट जाते हैं। लेकिन अगर हम उसको उसी दिशा में देखने का प्रयास करें तो वो जो पेंसिल है वो हमें कुछ दूर मुड़ी हुई दिखाई देती है। ठीक है, इसका कारण ये है। दूसरी बात, पानी से भरी गिलास में सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। ठीक है, ये क्यों होता है, ये भी अपवर्तन के कारण होता है। आप किसी सिक्के को डाल के देखोगे पानी के अंदर तो होगा क्या कि आपको वो सिक्का थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। उसका कारण भी यही है कि जो सिक्के से आने वाली प्रकाश किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जा रही है, मतलब अभिलंब से दूर आएगी। इसको जब हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो हमारा जो सिक्का है हमें वो ऊपर उठा हुआ प्रतीत दिखाई देता है। तीसरा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, इसको हम समझते हैं। प्रकाश किरणें सघन से विरल माध्यम में जाने पर अपवर्तन के कारण अभिलंब से दूर हट जाती है। बिल्कुल सही बात है। यदि किरणों के आपतन कोण को बढ़ाते जाए तो आपतन कोण के एक विशेष मान, जिसको हम क्रांतिक कोण कहते हैं, पर अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों के पृथक्कारी पृष्ठ के समानांतर हो जाती है। अब यदि आपतन कोण को और अधिक बढ़ाए तो प्रकाश किरण उसी माध्यम में परावर्तित होने लग जाती है। यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। देखो इसको आप समझना, हम जब भी सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाते हैं तो अभिलंब से दूर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम आपतन कोण को बढ़ाते जाएंगे हम वैसे वैसे और भी अभिलंब से दूर होते जाएंगे। लेकिन एक विशेष आपतन कोण पर हमारा जो अपवर्तित किरण है वो अभिलंब से 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो इस विशेष आपतन कोण को हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। अब अगर हम क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर प्रकाश किरण को आपतित करवाते हैं तो वह पुनः उसी माध्यम में लौट आती है। तो उसी माध्यम में लौटने की घटना को हम क्या कह रहे थे, प्रकाश का परावर्तन कह रहे थे। तो ये जो घटना हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और ये बात हमेशा बच्चों ध्यान रखना कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तभी होती है जब हम सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। अब जैसे बहुत सारे प्रयोग भी होते हैं, आपकी जो फाइबर केबल होती है उसमें भी हम उसी तरीके के सिद्धांत का प्रयोग करके जो किरणें होती है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना नुकसान के आसानी से ले जा सकते हैं। तो ये जो घटना होती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। और भी बहुत सारी होती है, मरीची का घटना होती है, वो भी आपकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होती है, जिसमें आपको सड़कों पर पानी का होना प्रतीत होता है। तो ये सारी घटनाएं कौन सी होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होती है। इसके बाद होता है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण को आप यूँ समझ सकते हो कि अगर हम किसी ऐसे माध्यम में से प्रकाश को निकालें कि वो प्रकाश जो है वो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाए, मतलब कि हमारा जो प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। विबग्योर मतलब कि बैंगनी, नीला, बैंगनी होता है। इसके बाद फिर और कौन कौन से कलर होते हैं, जामुनी कलर होता है, नीला कलर होता है, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ये जो सारे कलर होते हैं वो अवयवी कलर होते हैं। किसके होते हैं, ये प्रकाश के अवयवी कलर होते हैं। तो जब हम किसी प्रकाश को किसी ऐसे माध्यम से निकाल देते हैं जहाँ पर ये प्रकाश इसके अवयवी रंगों में विभक्त हो जाए, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसके बाद हमारा जो 5वां उदाहरण है वो क्या है, सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त से कुछ समय बाद तक सूर्य का दिखाई देना। तो ये वापस वही चीज़ होगी, सूर्य हमारा बहुत दूर स्थित है अंतरिक्ष में कहीं पे,
और ये हमारा जो वायुमंडल की परतें होती है उसमें बहुत सारी गैसें होती है, तो हम क्या मान सकते हैं कि हमारा जो अंतरिक्ष वाला मंडल है वो हमारा विरल माध्यम है, और हमारा जो वायुमंडल है वो हमारा कौन सा है, सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश किरण सूर्य से पृथ्वी तक आ रही है, मतलब कि विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ आ रही है, तो उस केस में क्या हो रहा है कि जो प्रकाश किरण है वो क्या हो जाएगी, अभिलंब के कुछ पास आ जाएगी। तो हमें क्या दिखाई देता है, जो हमारा सूर्योदय के समय सूर्य वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ ही दिखाई देता है, ठीक है। और ऐसा बिल्कुल सूर्यास्त के समय दिखाई देता है कि वो जब सूर्य अस्त हो रहा होता है उस समय हमें जो सूर्य है वो थोड़ा सा कुछ पृथ्वी की सतह से ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि फिर से जो प्रकाश किरण है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ आ रही है, और हम जब इसको देखेंगे तो वो पीछे प्रतीत हो, जो किरण को अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो वो सूर्य जो है हमें थोड़ा सा कुछ ऊपर उठाई देता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। ये दो घटनाएं होती है जो आपको ध्यान रखनी है। अब देखो इससे आगे है हमारा गोलीय लेंस। जैसे कि हमारा जो दर्पण था वो दो प्रकार का था, तीन प्रकार का था, समतल दर्पण, उत्तल गोलीय दर्पण और अवतल गोलीय दर्पण। अभी हम बात कर रहे हैं गोलीय लेंस की। यहाँ पे भी दो प्रकार के होते हैं, उत्तल गोलीय लेंस और अवतल गोलीय लेंस। उत्तल गोलीय लेंस क्या होता है, ये जो उत्तल गोलीय लेंस होते हैं ये किनारों से तो पतले होते हैं लेकिन बीच में से मोटे होते हैं। तो ये जो लेंस होता है वो हमारा होता है गोलीय उत्तल लेंस। अब बात करते हैं हम अवतल लेंस की। अवतल लेंस में क्या होता है कि बीच में से तो ये पतला होता है लेकिन ये किनारों पर से क्या होता है, मोटा होता है। तो ये हमारा होता है अवतल लेंस। अब उत्तल के कुछ भाग होते हैं, उभयोत्तल, समतलोत्तल। उभयोत्तल में दोनों पृष्ठ क्या होते हैं, उत्तल होते हैं। समतलोत्तल में देखो, इसको संधि विच्छेद करके देखो, समतल प्लस उत्तल, एक पृष्ठ क्या होगा समतल और दूसरा पृष्ठ क्या होगा उत्तल। एक इसी तरीके से एक अवतलोत्तल भी होता है जिसमें एक पृष्ठ तो होता है आपका अवतल और जो दूसरा पृष्ठ होता है वो होता है आपका उत्तल। अवतल लेंस भी ऐसे ही बीच में से क्या होता है वो पतला होता है और साइड किनारों में से क्या होता है मोटा होता है। इसके भी तीन भाग होते हैं, उभयावतल, समतलावतल और उत्तलावतल। अब जैसे कि हमने पहले पढ़ी थी दर्पण के लिए परिभाषा है जिसमें बहुत सारी चीज़ें थी। क्या क्या थी, वक्रता केंद्र था, वक्रता त्रिज्या थी, मुख्य अक्ष, प्रकाशिक केंद्र, मुख्य फोकस, फोकस दूरी। तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही परिभाषाएं होगी। देखो हम सबसे पहले बात करते हैं वक्रता केंद्र की। हमारा जो लेंस होता है वो बना होता है गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना होता है। अगर हम दो गोलीय पृष्ठों को मिला देंगे तो हमारा लेंस बन जाएगा। अगर हम उस गोलीय पृष्ठ के केंद्र को देखेंगे तो वो क्या होता है, जैसे कि हमारा गोला है, उस गोले का जो केंद्र होता है वही वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है। उस गोले को जो हमारा लेंस है उसको हम दो गोले का भाग मान सकते हैं, तो उस गोले का जो केंद्र होता है वो हमारा वक्रता केंद्र कहलाता है। दूसरी बात वक्रता त्रिज्या, गोले के केंद्र से अगर आप परिधि को मिलाओगे तो एक त्रिज्या बन जाएगी, वही हमारी उस गोले लेंस की त्रिज्या कहलाती है। तीसरी बात मुख्य अक्ष, बिल्कुल गोलीय लेंस के मध्य में से जो रेखा निकल रही है, मध्य में से जो रेखा निकल रही है, ये वाली जो रेखा है ये आपकी कहलाती है मुख्य अक्ष। ये जो C1 और C2 है ये आपके कहलाते हैं वक्रता केंद्र। अब बात करते हैं हम प्रकाशिक केंद्र की। तो देखो प्रकाशिक केंद्र इस लेंस का जो सबसे बीच वाला बिंदु है ये वाला, ये कहलाता है आपका प्रकाशिक केंद्र। इस प्रकाशिक केंद्र की एक खास बात ये है कि अगर प्रकाशिक केंद्र से कोई भी किरण निकलेगी वो बिना मुड़े हुए सीधी निकल जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या आता है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस मतलब क्या होता है कि जैसे कोई प्रकाश की किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है किसी भी लेंस पर, तो फिर होगा क्या, अपवर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के किसी भी बिंदु से होकर जाएगी। वो जो बिंदु से होकर जा रही है उस बिंदु को हम कहते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है। और फोकस दूरी क्या हो जाएगी, फिर से वही बात, प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस तक की जो दूरी होती है वो हमारी क्या होती है, फोकस दूरी होती है। क्या होती है, फोकस। ये जो आप देखो दिख रहा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो दूरी कहलाती है वो आपकी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है, ठीक है। फोकस तल मतलब कि मुख्य फोकस से होकर जो तल निकलता है वो हमारा फोकस तल कहलाता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो परिभाषा है जो हमने पहले भी अच्छे से इसको डिफाइन किया था और इसको हमने आज फिर से समझ लिया है, तो ये बच्चों आपको अच्छे से आ जानी चाहिए। इसके बाद गोलीय तल से अपवर्तन के कुछ नियम भी है। अब देखो ये नियम क्या है,
बिंब के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस के दूसरी ओर स्थित मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। जैसा मैंने आपको बताया, अवतल लेंस में क्या होती है, ऐसा सेम प्रतीत होता है, क्योंकि अवतल लेंस क्या करता है, किरणों को फैला देता है, और उत्तल लेंस क्या करता है, किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। तो अगर हम अवतल लेंस की बात करेंगे तो वो जब फैला देता है, लेकिन हम उस फैली हुई किरणों को पीछे की तरफ आगे बढ़ाएंगे तो वो मुख्य फोकस पर किसी बिंदु से जाती हुई प्रतीत होगी। तो उस बिंदु को हम क्या कह रहे हैं, मुख्य फोकस कह रहे हैं। दूसरा, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद समांतर, देखो जस्ट इसका उल्टा, पहले वाले का जस्ट उल्टा। पहले क्या हो रहा था, अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जा रही थी, और अगर मुख्य फोकस से अगर कोई किरण निकल रही है तो वो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब देखो तीसरा, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना मुड़े हुए सीधी निकल जाती है, जो आपको मैं पहले से बता चुका हूँ। ठीक है। अब ये उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण होता है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रतिबिंब बनते हैं। तो देखो, सबसे पहले जब हमने किसी बिंब को अनंत पर रखा हुआ है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनेगा, वो फोकस पर बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा सा बनेगा। दूसरी कंडीशन, जब हम किसी बिंब को अनंत और 2f के बीच में रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बनता है, f वो 2f के बीच में। बी वाला चित्र देखो, इसमें क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब वही वास्तविक वो उल्टा और छोटा बनेगा। जब हम वस्तु को, अब देखो सी वाला देखो, जब हम वस्तु को 2f पर रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है वो भी क्या बनेगा, 2f पर उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और वस्तु का जो आकार है वही बनेगा। इसके बाद डी वाला चित्र देखो, इसमें हम जब वस्तु को f और 2f के बीच में रख रहे हैं तो जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो अनंत और 2f के बीच में कहीं पे बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। इसके बाद चित्र सी को देखो, जब हम वस्तु को f पर रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर कहीं पे बनेगा, उल्टा बनेगा, लेकिन वास्तविक बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। इसके बाद हम जब f को देखो, उसमें क्या है, जब हम वस्तु को f और प्रकाशिक केंद्र के बीच में कहीं पे रखते हैं तो ये जो किरणें वो आगे जाके कभी नहीं मिलने वाली, लेकिन हम इसको जब पीछे बढ़ाएंगे तो वस्तु की तरफ ही, लेंस की दूसरी, मतलब लेंस की पहली वाली तरफ ही a डैश b डैश, ये वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो ये हमारा उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बन जाते हैं। अब अवतल लेंस में प्रतिबिंब जो होते हैं वो दो तरीके से बनते हैं। सीधी सी बात है, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, यहाँ पे दो कंडीशन दे रखी है। जब वस्तु को हमने अनंत पर रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर, आभासी, सीधा एवं अत्यधिक छोटा। दूसरी स्थिति, जब हम अनंत व प्रकाशिक केंद्र के बीच में कहीं पे भी रखेंगे तो वो फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। तो बच्चों, आज के लिए ये हमारा जो टॉपिक है आपको अच्छे से याद कर लेने और ये जो नोट्स है आपको अपनी कॉपी में उतार लेना।